और बड़ी खबर उत्तरकाशी से, जहां पर यमुनोत्री हाईवे रानी टॉप के पास पहाड़ी से भूस्खलन होने के चलते बंद हो गया है। हाईवे पर बंद होने की वजह से सड़क के दोनों तरफ यात्री फंसे हुए हैं। हाईवे को खोलने के लिए पीडब्ल्यूडी और नेशनल हाईवे विभाग की मशीन मौके के लिए रवाना कर दी गई है। और अगली बड़ी खबर टिहरी से, जहां पर लगातार हो रही बारिश की वजह से घनसाली केदारनाथ हाईवे पर भारी लैंडस्लाइड हुआ है, जिसकी वजह से हाईवे बंद हो गया है और सड़क बंद होने से कई यात्री यहां पर फंस गए हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, घनसाली केदारनाथ हाईवे पर लैंडस्लाइड हुआ है। उत्तरकाशी में लगातार बारिश के चलते गंगोत्री यमुनोत्री हाईवे बंद होने और खुलने का सिलसिला लगातार जारी है। पिछले 48 घंटे में हुई बारिश के चलते दोनों हाईवे कई जगह पर बंद हो गए थे और बीआरओ और पीडब्ल्यूडी की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद इन्हें खोल दिया है। यात्रियों को बड़ी राहत मिली है। हालांकि दोनों हाईवे पर कई जगह पर पहाड़ी से पत्थर आने का खतरा बना हुआ है। राहत की खबर यह है कि इस समय बारिश रुक गई है। तो बीआरओ और पीडब्ल्यूडी की टीम ने हाईवे को खोल दिया है। एक्सक्लूसिव तस्वीर इस वक्त न्यूज़ 18 आपको दिखा रहा है। भारी बारिश के चलते हाईवे बंद हो गया था। ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे भारी बारिश के बाद तीर्थ यात्रियों के लिए आफत बना हुआ है। जगह जगह पर मलबा आने की वजह से रास्ते बंद हो गए हैं। यात्री रास्ते में ही फंस रहे हैं। बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग नंदप्रयाग पागलनाला छिनका कमेडा चटवा पीपल के पास बार बार बंद हो रहा है। हालांकि सड़क को खोलने के लिए मशीनें लगाई गई हैं। लगातार हो रही बारिश और मलबा आने की वजह से आफत अभी भी बरकरार है। उत्तरकाशी में लगातार बारिश के चलते वरुणावत पर्वत पर भूस्खलन का खतरा बना हुआ है। वरुणावत पिछले 2 दिनों में भूस्खलन होने से यहाँ पर दायरा बढ़ गया है। पर्वत के नीचे रहने वाले लोगों में दहशत लगातार बनी हुई है। प्रशासन की तरफ से 32 परिवारों को पहले ही खाली कराया जा चुका है। शहर के ठीक ऊपर वरुणावत पर्वत के ऊपर की ताज़ा तस्वीर से खतरे का अंदाजा लगाया जा सकता है। वरुणावत पर्वत से सुबह सुबह टूटकर एक बड़ा हिस्सा नीचे लगी रेलिंग तक पहुंचा। हालांकि अभी हालात सामान्य ही बने हुए हैं। बंद कर दिया क्या होगा? और चंपावत से बड़ी खबर है, टनकपुर नेशनल हाईवे पर भी मलबा आ गया है। बारिश के चलते हाईवे 9 पूरी तरह से बंद हो गया है और आपको बता दें कि बंद रास्ते को खोलने के लिए जेसीबी से मलबे को हटाया जा रहा है। और फ्लाइट से जो पत्थर नीचे तक गए हुए हैं। नैनीताल में लगातार बारिश से जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित हो गया है और तेज बारिश के चलते भवाली के हरनोली जाने वाली सड़क को ध्वस्त हो गई है और इस रोड पर सबसे ज्यादा खतरा बन गया है, जिससे आसपास के लोग काफी डरे हुए हैं। साथ ही लगातार बारिश की वजह से कैंचीधाम से क्वारब तक की सड़क को बंद कर दिया गया है 14 सितंबर तक के लिए। इस सड़क में लगातार बोल्डर गिरने से खतरा बना हुआ है। जिले में कई स्थानों पर लैंडस्लाइड की घटनाएं सामने आई हैं, तो 60 सड़कें भी अब तक बंद हो गई है। पिछले 2 दिनों में पहाड़ों में हुई बारिश के चलते ऋषिकेश में गंगा और उसकी सहायक नदियां उफान पर है, जिसके चलते देर रात ऋषिकेश में गंगा का जलस्तर चेतावनी के नेक्स्ट लेवल तक पहुंच गया। पुलिस ने गंगा के तटों से लोगों को दूर रहने के लिए अपील की है। गंगा जी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, दुर्घटना होने की संभावना बनी रहती है। ये सूचना आपको जल पुलिस द्वारा दी जा रही है। सूचना पे ध्यान दें। ये स्नान करेंगे। गंगा जी के जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। पहाड़ों में अत्यधिक बारिश हो रही है, तो सावधानी से स्नान करें आप लोग।
आगे बढ़ते चमोली से अगली खबर। 3 दिन से रुक रुक कर बारिश का दौर जारी है। बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। अलकनंदा नदी, धौली नदी, गंगा, इसके अलावा पिंडर नदी भी उफान पर बह रही है। बद्रीनाथ हाईवे पर कमेडा, पातालगंगा, पागलनाला, नंदप्रयाग में मलबा आने से बंद है। बार बार सड़क बंद होने से यात्रियों को परेशानी हो रही है। दिनों से लगातार पहाड़ों में रुक रुक कर बारिश जारी है और बारिश की वजह से एक और जहां जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है, सड़क मार्ग बार बार बाधित हो रहे हैं, तो वहीं नदियों का जल स्तर भी लगातार बढ़ता चला जा रहा है। आप देखें, इस समय मैं विष्णुप्रयाग में मौजूद हूं। किस तरीके से धौली नदी और अलकनंदा नदी अपने पूरे रौद्र रूप में बह रही है और यहाँ पे नदियों का जल स्तर बढ़ने का मतलब यह है कि जो निचले इलाके हैं वहाँ पे बाढ़ जैसी स्थिति पैदा हो जाती है, क्योंकि जितने भी डैम अलकनंदा नदी पर बने हुए हैं वो लगातार पानी छोड़ते हैं और मैदानी इलाकों में लगातार बाढ़ की स्थिति पैदा होती है। आप देखिए किस तरीके से जो अलकनंदा नदी है वो भी बढ़ी हुई है। धौली नदी का जल स्तर लगातार बढ़ रहा है। उच्च हिमालय क्षेत्रों में जो बारिश हो रही है उसकी वजह से नदियों का जल स्तर बढ़ रहा है। बर्फबारी भी अब ऊपरी इलाकों में हो रही है, तो ऐसे में नदियों का जल स्तर बढ़ना स्वाभाविक है और बारिश की वजह से एक बार फिर से नदियों का जल स्तर बढ़ रहा है। तो वहीं मिट्टी पत्थर भी लगातार नदियों में बहकर आ रहे हैं। पहाड़ों में अभी और बारिश की संभावना बताई गई है, यानी कि 14 सितंबर तक पहाड़ों में रुक रुक कर बारिश हो सकती है, लेकिन 15 के बाद बताया गया है कि मौसम साफ हो सकता है, तो पहाड़ वासियों को ज़रूर कुछ राहत मिलती हुई नजर आएगी। नितिन सेमवाल, न्यूज़ 18, विष्णुप्रयाग। और आगे बढ़ते हैं, अगली खबर आपको बताते हैं, जहां पर मौसम का मिजाज काफी बदला है। अभी बारिश से राहत बिल्कुल नहीं मिलने वाली है। मौसम विभाग का उत्तराखंड में बारिश के अलर्ट का आज आखिरी दिन है, लेकिन कई जिलों में पिछले 3 दिन से लगातार बारिश जारी है। प्रदेश में बारिश के अलर्ट के बाद आज फिर से 4 जिलों में नैनीताल, चंपावत, बागेश्वर और पिथौरागढ़ में स्कूल बंद रहेंगे। दीपांकर भट्ट हमारे साथ देहरादून से लाइव जुड़ चुके हैं इस पर ज्यादा जानकारी और बातचीत के लिए। दीपांकर, कुछ जगहों पर स्कूल बंद रखने का भी फैसला लिया गया है क्योंकि मौसम का मिजाज काफी बदला हुआ है और अभी भी कहा जा रहा है कि राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। अभी क्या स्थिति है पूरे उत्तराखंड की अगर हम बात करें तो कहां पर ज्यादा बारिश हो रही है, कितना नुकसान अब तक हुआ है? बिल्कुल शीनम, अगर बात की जाए तो आज चौथा दिन जो अलर्ट का था 11, 12, 13, 14, 12, 13 के लेकर रेड अलर्ट था। कल हमने देखा कि लगभग 9 से 10 जिलों में स्कूल बंद थे 2 दिन के लिए, 12 और 13 तारीख के लिए। लेकिन आज अगर बात करें तो कई जिलों में आज मौसम फिर भी ठीक है, बादल जरूर है लेकिन बारिश नहीं है। बारिश की अगर बात करें तो चमोली, बागेश्वर, पिथौरागढ़ जो बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहां पर मौसम विभाग का अनुमान था कि आज का दिन जो शनिवार है 14 तारीख, आज शाम तक वहां बारिश रहेगी। लेकिन बाकी जगहों पर था कि मौसम खुलेगा। अगर देहरादून का मैं व्यू दिखाने के लिए कहूं तो देहरादून में आप देखेंगे तो जो सामने मसूरी की पहाड़ियां हैं और टिहरी की पहाड़ियां, बादल जरूर हैं लेकिन बारिश की फिलहाल वहां से खबरें नहीं है। इसके अलावा देहरादून में आज सुबह से बारिश यहां पर नहीं है, अब इस समय हल्की धूप खिली हुई है। तो अब क्योंकि 15 सितंबर और इसके बाद माना जाता है कि अब मानसून एंड की तरफ बढ़ रहा है। हालांकि मौसम विभाग का कहना है कि 30 सितंबर को डेटा वो जारी करेंगे कि इस बार मानसून में उत्तराखंड में कितनी बारिश हुई। लेकिन हां, अभी भी छुटपुट बारिश अलग अलग जगहों पर हो सकती है और आज शाम तक मौसम विभाग फिर फर्दर आगे के लिए एक अपडेट जारी करेगा कि आगे किस तरीके का मौसम आने वाले दिनों में रहेगा। लेकिन चारधाम यात्रा क्योंकि अभी चल रही है, बद्रीनाथ से जिस तरह नितिन रिपोर्टिंग कर रहे थे, केदारनाथ के चाहे पैदल रूट की बात हो जहां पर लगातार 2 दिन बारिश की वजह से दिक्कतें लोगों को हुई, तो ऐसे में अगर बारिश होती है तो दिक्कतें इन जगहों पर जरूर बढ़ेंगी। और जिस तरीके से हमने तस्वीरें दिखाई गंगा की हरिद्वार में या दूसरी नदियों की जो मैदानी जिलों में जब एंटर करती है तो वहां पर जरूर इस समय बहाव तेज है, पानी बढ़ा हुआ है क्योंकि पहाड़ों में बारिश हुई है। लेकिन आगे किस तरीके का मौसम रहेगा शीनम, ये आज शाम में जब मौसम विभाग अपडेट जारी करेगा तब आगे बता पाएंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी विस्तार से साझा करने के लिए। आगे बढ़ते हैं और देहरादून की बात करते हैं जहां पर आज हिंदी दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन होने जा रहा है जिसमें सीएम पुष्कर सिंह धामी खुद शिरकत करने वाले हैं। IRDT ऑडिटोरियम में सुबह 11:30 बजे ये पूरा कार्यक्रम रहेगा। उत्तराखंड भाषा संस्थान ये प्रोग्राम करवा रहा है जहां पर सीएम पुष्कर सिंह धामी खुद मौजूद रहने वाले हैं।
उत्तराखंड में डेमोग्राफिक चेंज की जो बहस शुरू हुई है उसके पीछे है यहां पर तेजी के साथ बढ़ती मुस्लिम आबादी। 2001 में यहां करीब 1.5% मुसलमान थे जो 24 सालों में 17% पहुंच गए हैं। जबकि पड़ोसी राज्य हिमाचल की बात करें तो मुस्लिम आबादी दशकों बाद भी 2% के आसपास बनी हुई है। क्या है इसकी असली वजह, रिपोर्ट में दिखाते हैं आपको। गांव से लेकर सियासी गलियारों तक उत्तराखंड में इन दिनों डेमोग्राफिक चेंज को लेकर शोर मचा हुआ है। वजह है उत्तराखंड में तेजी से बढ़ती मुस्लिम आबादी जो 24 सालों में 1.5% से बढ़कर 17% तक पहुंच गई है। 2021-22 की सांख्यिकी डायरी के मुताबिक 2001 से 2011 के बीच उत्तराखंड में मुसलमानों और ईसाइयों की सालाना औसत जनसंख्या बढ़कर 3.9% से भी ज्यादा रही, जबकि हिंदुओं की वृद्धि दर इसके आधे से भी कम 1.60% थी। 2001 से पहले राज्य के पहाड़ी जिलों में मुस्लिम आबादी 1.5% के आसपास थी। हरिद्वार के शामिल होने के बाद इसमें तेजी से विस्तार हुआ। 2011 की जनगणना में मुस्लिम आबादी बढ़कर 14% हो गई, जो अब अनुमानित 17% तक पहुंच गई है। 2001 की जनगणना के मुताबिक राज्य में मुस्लिम आबादी 10 लाख के आसपास थी। 2011 में यही मुस्लिम आबादी बढ़कर 14 लाख के आसपास पहुंच गई। कई सरकारी और गैर सरकारी रिपोर्ट्स का आकलन है कि अब राज्य में मुस्लिमों की संख्या बढ़कर 21 लाख के पार पहुंच गई है। अप्रत्याशित वृद्धि हुई है, खास तौर पे जो यूपी से लगे जिले हैं, 4 मैदानी जिले हैं, तो उसमें ये अनुमान लगाया गया या ये संभावना व्यक्त की जाती है कि जो उत्तर प्रदेश में लोग रहने वाले थे वो उत्तराखंड में आकर के बस गए। यहाँ के भू कानूनों की कमी का फायदा उठाते हुए या सरकारी जमीनों पे आकर के कब्जे करते हुए नदी नाले सब जगह पे आकर के बसते चले गए। इन पे कोई रोक टोक नहीं लगी। उत्तराखंड के 4 जिलों देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल, उधम सिंह नगर में मुस्लिम आबादी तेजी से बढ़ रही है, जिसका एक कारण ये भी है कि इनकी सीमाएं पश्चिमी यूपी के नजीबाबाद, बरेली, सहारनपुर, रामपुर और मुरादाबाद से सटी है। मुस्लिम बाहुल्य यूपी के इन क्षेत्रों से उत्तराखंड में तेजी के साथ घुसपैठ हुई, जिसका सियासी पार्टियों ने भी अपने अपने वोट बैंक के हिसाब से इस्तेमाल किया। कहने का मतलब है कि जो हमारे पहाड़ का जो अस्तित्व है, जो हमारी संस्कृति है, उसको न मानकर, हमारे वोट बैंक की ताकत को न मानकर ये बाहरी 2%, 2.5%, 3% के चक्कर में हमारी यहाँ पे डेमोग्राफी चेंज होते जा रही है। इसलिए हमने इनसे कहा कि यहाँ पे पहले भू कानून लगाइए। अब भू कानून में भी ये है कि एक तो 250 मीटर की जो बात है, खंडूरी जी ने जो 250 मीटर कहा था वो प्रति व्यक्ति था, और जबकि नारदत्त तिवारी जी ने जो 500 मीटर कहा था वो प्रति परिवार था। परिवार का मतलब 5 लोगों की संख्या है, और 250 मीटर में है प्रति व्यक्ति 5 लोग लगा लो, 5 गुणा 250 तो 1250 वर्ग मीटर भूमि जा रही है। लेकिन उस पड़ोसी राज्य हिमाचल में तस्वीर ठीक इसके उलट है। 1971 में अलग राज्य के रूप में गठित हुए हिमाचल में मुस्लिम आबादी तब भी 2% के आसपास थी। आज भी इसमें कोई खास बढ़ोतरी नहीं हुई। इसकी 2 बड़ी वजह प्रमुख तौर पर मानी जाती है। पहला, राज्य बनते ही हिमाचल में ठोस भू कानून लागू कर दिया गया। दूसरा, इसकी सीमाएं हरियाणा, पंजाब, लद्दाख जैसे हिंदू बाहुल्य राज्यों से लगी हुई है। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए सुनील नप्रभात की रिपोर्ट। अगले कुछ हफ्तों में होने जा रहे हैं छात्र संघ चुनाव, और इसी गहमा गहमी के बीच ऋषिकेश कॉलेज कैंपस का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल है। दावा किया गया कि वीडियो में जो 2 लड़कियां आपस में भिड़ रही हैं वो दरअसल चुनाव से जुड़ी हुई किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ है। हालांकि न्यूज़ 18 वीडियो को लेकर स्वतंत्र तौर पर कोई दावा नहीं करता। बताया जा रहा है कि कुछ देर तक चले झगड़े को किसी स्टूडेंट ने अपने मोबाइल में कैद कर ली और देखते ही देखते ये सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। यौन शोषण में फंसे दुग्ध संघ अध्यक्ष मुकेश बोरा को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने 17 सितंबर तक मुकेश बोरा की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। जांच में सहयोग करने का आदेश दिया है। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने कहा है कि मुकेश बोरा को अल्मोड़ा कोतवाली में हाजिरी देनी होगी और किसी को इस दौरान धमकाया नहीं जाएगा। 17 सितंबर को ही कोर्ट इस मामले में अपना निर्णय देगी। आपको बता दें कि दुग्ध संघ में ही काम करने वाली एक महिला ने मुकेश बोरा के खिलाफ रेप का मुकदमा दर्ज कराया था, जिसके बाद एक नाबालिग की ओर से भी यौन उत्पीड़न का मामला दर्ज किया गया। मुकेश बोरा जी को अंतरिम राहत देते हुए मंगलवार तक उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है
और उनसे कहा है कि आप पुलिस को पूरा कॉपरेशन करेंगे और किसी भी विक्टिम को और जो उसमें गवाह हैं उनको किसी भी तरीके से उनको विन ओवर करने का प्रयास नहीं करेंगे। 25 अगस्त को रुड़की के माधोपुर गांव में तालाब में डूबकर वसीम की मौत हो गई थी। उसके बाद लगातार मामलों में राजनीति चल रही है और शुक्रवार को आजाद समाज पार्टी के संस्थापक और यूपी के नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद परिजनों के गांव सोहलपुर पहुंचे और उन्हें हर संभव मदद का भरोसा दिया। साथ ही इस मामले में निष्पक्ष जांच की भी मांग की और दोषियों को कड़ी सजा दिलाने की भी मांग की गई। हमारी मंशा ये है कि लोगों में आक्रोश है, उसकी निष्पक्ष जांच हो, सीबीआई द्वारा जांच हो और जो भी इसमें आरोपी हो, जिसने भी जो अपराध किया उसको उसकी सजा मिले। ज्योतिर्मठ विकासखंड के कलकोट गांव के लोग 2 महीने से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। गांव में सड़क की मांग को लेकर लगातार ग्रामीण आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन पीएमजीएसवाई विभाग की लापरवाही की वजह से गांव में अभी तक सड़क बनाने का काम शुरू नहीं हो पाया है, जिससे गांव वालों में नाराजगी देखी गई। वहीं गांव वालों का कहना है कि अगर जल्दी सड़क नहीं बनाई गई तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। आवाज दो, आवाज दो, हमारी मांगे आवाज दो। विभाग को अवगत कराए हैं, लेकिन विभाग ने हमें हमेशा आश्वासन तो दिया है, लेकिन अभी तक धरातल पे किसी भी प्रकार का कोई कार्य नहीं हुआ है। स्थानीय विधायक को भी इस बारे में हमने अवगत कराया है, लेकिन अभी तक धरातल पे कोई भी कार्य नहीं हुआ। यदि 15 सितंबर तक दोनों विषयों में अगर अतिशीघ्र कार्रवाई नहीं होती है तो स्थानीय जनता दोनों विषयों को लेकर जिलाधिकारी चमोली के ऑफिस में धरना प्रदर्शन करेंगे, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी शासन प्रशासन की स्वयं रहेगी। मां नंदा की कुलदेवी के तौर पर पूजा होती रही है और पहाड़ों में इस समय नंदा महोत्सव की धूम है, लेकिन नैनीताल में नंदा महोत्सव का खास आकर्षण का केंद्र पंच आरती रहता है, जिसे देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। घंटे घड़ियालों की गूंज, ढोल नगाड़ों की थाप और वैदिक मंत्रोच्चार के बीच मां नंदा सुनंदा की आरती उतारी गई। दिन भर पूजा अर्चना के बाद शाम होते ही नैना देवी के प्रांगण में भक्ति का माहौल एकदम बदल जाता है। मां नंदा सुनंदा की हो रही पंच आरती में शामिल होने के लिए भारी भीड़ उमड़ रही है। पंच आरती के दौरान जल, पंचदीप, पुष्प के साथ मां की स्तुति की जाती है। आरती के दौरान मां का अद्भुत स्वरूप नजर आता है। बलाएं भी दूर होती है, जैसे हम घर में बच्चे की जरा सरसों डाल देते हैं, चखा दूर हो जाती है, तो उसी प्रकार से आपने देखा होगा आरती से पहले माँ का स्वरूप और आरती के बाद माँ का स्वरूप। आरती को देखने के लिए श्रद्धालुओं का ऐसा तांता लगता है कि पूरा मंदिर परिसर मां के जयकारों से गूंज उठता है। पंच आरती में स्थानीय लोगों के साथ पर्यटक भी बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। इस आरती के लिए लोगों की ऐसी आस्था है कि दूर दराज के इलाकों से भी इसे देखने आते हैं श्रद्धालु। इतना अच्छा लगा कि जैसे हम खुद एक कनेक्शन फील हुआ भगवान से कि यहाँ आकर अगर डोला में हम पीछे जो डांस वगैरह चल रहा है, बहुत सब कुछ बहुत ज़्यादा सुंदर, मतलब इट इज़ अ एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ टाइम की एक बार ज़रूर एक्सपीरियंस करना चाहिए नैनीताल आकर नंदा देवी मंदिर में। बहुत अच्छा लगा, जैसे देवों का वास है यहाँ पे, और पंच आरती हमने देखी और बहुत ही अच्छा लगा, मतलब मैं शब्दों में बयान नहीं कर पा रहा हूँ कितना अच्छा लगा है। कुमाऊं में इन दिनों नंदा महोत्सव की धूम है, तो पंच आरती इस महोत्सव की जान है। श्रद्धालुओं की मां के प्रति श्रद्धा इस आरती में देखने को मिल रही है। न्यूज़ 18 के लिए नैनीताल से वीरेंद्र बिष्ट की रिपोर्ट।
और अब एक नजर पहाड़ की 10 बड़ी खबरों पर। भारी बारिश के चलते बागेश्वर में सरयू और गोमती नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। साथ ही कई नालों का जलस्तर भी बढ़ा हुआ है। चमोली में भारी बारिश के बाद एक बार फिर से पागल नाला उफान पर है। ट्रैफिक को रोकना पड़ा है। अल्मोड़ा में बीते 3 दिन से मूसलाधार बारिश हो रही है। 1 दर्जन से ज्यादा रोड बंद हो गए हैं। रोड खोलने के लिए जेसीबी लगाई गई है। जोशीमठ में भारी बारिश की वजह से नृसिंह मंदिर की रोड पर भूस्खलन हो गया, जिससे बाईपास की रोड बंद हो गई। जेसीबी लगातार मलबे को साफ कर रही है। बागेश्वर ताकुला रोड पर रेखोली के पास पेड़ गिरने से रोड बंद हो गया। 1 घंटे के बाद पुलिस और फायर की टीम ने रोड को खोला। हल्द्वानी अल्मोड़ा हाईवे पर खैरना के पास पहाड़ी से लगातार पत्थर गिर रहे, जिसके चलते कई बार ट्रैफिक को रोका गया। उत्तरकाशी में गंगोत्री यमुनोत्री हाईवे पर लैंडस्लाइड के हालात बने हुए हैं। बंदरकोट के पास गंगोत्री हाईवे पर पहाड़ी से पत्थर गिर रहे हैं। हरिद्वार के बहादुराबाद थाना में एक बेकाबू कार गंगा नहर में जा गिरी। कार में 2 लोग सवार थे। गनीमत रही, दोनों की जान बच गई। राजाजी टाइगर रिजर्व से सटे आबादी क्षेत्र में हाथियों का आतंक लगातार बढ़ रहा। हाथी लगातार ग्रामीणों की फसल को बर्बाद कर रहे हैं। बढ़ती वन तस्करी और वाइल्ड लाइफ पर नजर रखने के लिए ऋषिकेश में वन कर्मियों को ट्रेनिंग दी जा रही है, जिससे राजाजी टाइगर में हाईटेक तरीके से काम हो सके।